बोर्ड पर देखो, धातुएं एवं अधातुएं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर 3 है। धातुएं क्या होती हैं? वे तत्व, सिंपल सी इसकी परिभाषा जब आप इससे पहले पढ़े थे तो उनमें बताया गया था कि वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। लेकिन इस समय, वर्तमान समय में हम इसे थोड़ा सा और मॉडर्न तरीके से पढ़ते हैं। वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, त्याग करके धनायन बनाने की अगर प्रवृत्ति रखते हैं तो धातु कहलाते हैं। यानी कोई भी ऐसा तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है और त्यागने के पश्चात अगर वह धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है तो हम उसे धातु कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ यम नाम का कोई तत्व है और उस तत्व से यन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, त्याग रहा है। माइनस करने का मतलब इसमें यन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन पे उस पे कितना प्लस चढ़ जाएगा, खुद यन प्लस चढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर सोडियम है, सोडियम अपने बाहरी कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने धनायन चढ़ गए, एक। ऐसे ही मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो कितने हो गए, 2। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कितने हो जाएंगे, 3। तो ये धातु है। और अब तक लगभग 118 तत्व पीरियोडिक टेबल में ज्ञात किए जा चुके हैं आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में। तो उसमें 118 में से अधिक तत्व क्या है, धातु ही है। बात करते हैं अधातुओं की। अधातुएं क्या होती हैं? अधातुओं की हमने सिंपल और साधारण परिभाषा जान रखी है कि वे तत्व जिनमें हम विद्युत तथा उष्मा का प्रवाह नहीं कर सकते वे अधातु कहलाते हैं, यानी जिसमें बिजली तथा उष्मा इन दोनों का प्रवाह न हो सके। लेकिन वर्तमान समय में हम इसकी आधुनिक परिभाषा पढ़ते हैं, वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, एक त्यागता है तो दूसरा कोई ग्रहण करने वाला चाहिए ना। वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे हमने एक तत्व मान लिया ए, उसने क्या किया, यन इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया। ध्यान दीजिए यहाँ यन इलेक्ट्रॉन प्लस, प्लस मतलब इसमें जुड़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो उतना उस तत्व पर उतना ऋणायन हो जाता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्लोरीन पर 1 ऋण चढ़ जाता है, 1 ऋणायन बोला जाता है। और यहाँ ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर 2 ऋणायन चढ़ जाते हैं। ये ऐसे ही 3 के हैं, 4 के हैं, आप जितना चाहें उतना, यानी जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना माइनस चढ़ेगा और ये जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना प्लस चढ़ेगा, धनायन और ऋणायन। अब बात करते हैं अर्धधातु तथा उपधातुओं की। अर्धधातुएं तथा उपधातुएं क्या होती हैं? अर्धधातुएं तथा उपधातुएं वे धातुएं होती हैं जिनका गुण जो होता है ना, धातुओं तथा अधातुओं दोनों से मिल करके बना होता है। उनमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातुओं के भी गुण पाए जाते हैं। ये काफी यूज में आते हैं। जैसे सिलिकॉन है, लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक, बड़े से बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है। जर्मेनियम, बिस्मथ, आर्सेनिक आदि, ये आपके अर्धधातुएं या उपधातुएं हैं, इनका बहुत उपयोग पाया जाता है। इनके दोनों के गुण होते हैं, ये धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के गुण होते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, सिलिकॉन के ही बारे में बात करते हैं कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पर यह जो है अधातु होता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं यह धातु में बदलने लगता है। अब हम धातु तथा अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर देखेंगे कि भौतिक गुण में कौन कौन से अंतर होते हैं। तो सबसे पहले भौतिक गुण क्या क्या है इनके बारे में बात करते हैं। पहली अवस्था होती है, पहली गुण होता है भौतिक अवस्था, यानी ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः क्या होती हैं, ठोस होती हैं। सिर्फ उसमें एक ही ऐसा है मरकरी जो द्रव अवस्था में पाया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। यह अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है कि इसमें एक्सेप्शन लगा हुआ है, यानी झगड़े में है ये बात, क्योंकि धातुएं अगर सारे की सारी ठोस होती है तो ये द्रव में क्यों है, तो ये अपवाद है। रसायन विज्ञान अपवादों का एक विषय कहा जाता है। अब अधातुएं जो होती हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जो अधातुएं होती हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जैसे ठोस अवस्था में ग्रेफाइट होता है, हीरा आपका ठोस अवस्था में हो गया।
द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में भी बहुत सारे हैं, और गैस अवस्था में आपके क्लोरीन है, कार्बन है, ये सारे गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अधातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। बात करते हैं लस्टर की, चमक की। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। जैसे जो सोना होता है पीले रंग का होता है, चांदी होती है सफेद रंग की होती है, लोहा हल्का भूरे रंग का होता है। तो धातुओं की अपनी एक धात्विक चमक होती है और अधातुओं की सतह पर कोई चमक नहीं होती। इनमें दो झगड़े में है। आयोडीन सफेद कलर का होता है और ग्रेफाइट हल्का भूरे रंग का ब्लैकिश होता है। ग्रेफाइट जो आप पेंसिल में यूज करते हैं ना, पेंसिल की जो निब होती है काले रंग की हल्की, तो वो चमकदार होती है कि नहीं। तो ये जो है झगड़े में है, सिर्फ यही दो। बाकी सारे के सारे जो अधातुएं होती हैं, वो सारी की सारी जितने भी अधातुएं हैं, उनकी सतह पर चमक नहीं होती। बात करते हैं पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की। क्या हम पारदर्शिता इसमें क्या है? धातु अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी होने का मतलब होता है कि हम धातुओं के आर पार नहीं देख सकते, हम इस पार से उस पार नहीं देख सकते। लेकिन धातु अधातु जो होते हैं पारदर्शी होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके हम इस आर पार देख सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके हम एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख सकते, और कुछ ऐसे होते हैं जो पारभासी होते हैं। पारभासी का मतलब हल्का दिखाई देता है ऐसे। बात करते हैं चौथे गुण की, चालकता की। चालकता की, धातु विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं। धातुओं में उस विद्युत और उष्मा दोनों के दोनों प्रवाहित की जा सकती है, लेकिन अधातुओं में विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। सिर्फ झगड़े में दो हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है ना, वो विद्युत का सुचालक है, और हीरा जो है उष्मा का सुचालक है। यही दो ऐसे हैं जो अधातु होते हुए भी धातुओं जैसा गुण प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं घनत्व की। धातुओं का जो घनत्व होता है बहुत उच्च होता है, और अधातुओं का घनत्व कम होता है। गलनांक की बात करते हैं। धातुओं का गलनांक बहुत उच्च पाया जाता है और अधातुओं का गलनांक कम होता है। अगर हम अधातुओं के गलनांक की बात करें तो उसमें हीरा एक ऐसा अपवाद में है जिसका गलनांक उच्च होता है, बाकी सारे सारे गलनांक क्या होते हैं? कम। हीरे गलनांक का मतलब गलन की अवस्था, जिसको गलाया जा सके आसानी से। तो अधातुओं को आसानी से गलाया जा सकता है, सिर्फ हीरे को छोड़ करके। बात करते हैं तन्यता की। तन्यता क्या, कौन सा गुण होता है? तो तन्यता जिसको तार के रूप में क्या किया जा सके? खींचा जा सके। तो धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। जो धातु होता है वो तन्य होता है, यानी उनको हम तार के रूप में खींचा जा सकता है। आप लगभग सबसे अधिक तो पूछता है प्रश्न बोर्ड पेपर में कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सोना है। सोना जो है सबसे अधिक उसका पतला तार बनाया जा सकता है। और अधातु जो होते हैं वो क्या होते हैं? तन्य नहीं होते हैं, यानी अधातुओं को हम तार के रूप में नहीं खींच सकते। आघात वर्धनीयता की बात करते हैं। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता क्या होती है? आघात वर्धनीयता किसी भी तत्व का वह गुण होता है जिसे पीट पीट करके चादर के रूप में बदला जा सके। अगर कोई ऐसा धातु, कोई ऐसा तत्व है जिसको पीट पीट करके चादर के रूप में बदला जा सकता है, तो वे तत्व आघात वर्धनीय कहलाते हैं। तो लगभग सभी धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं। इनको पीट पीट करके चादर के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे चांदी है, धातु है, चांदी का फॉयल आता है आपका। फिर आपका सोना है, सोने का भी फॉयल आता है, अरे पतली पन्नी आती है। फिर आपका लोहा है, लोहे की भी पतली पन्नी बनाई जा सकती है। यानी जितनी भी धातुएं होती हैं उन्हें पीट पीट करके पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। लेकिन अधातु क्या होते हैं? क्षण भंगुर होते हैं। क्षण भंगुर का मतलब होता है कि अगर इन पर हम पीटेंगे तो यह तुरंत ही टूट करके बिखर जाएंगे। तो ये धातु तथा अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर था। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? धातुओं के प्रमुख रासायनिक गुण निम्न प्रकार से हैं। हम रासायनिक गुण देख रहे हैं धातुओं के। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। हम इस सूत्र से ही इसकी डिफिनीशन हम दे देंगे कि जब किसी धातु को ऑक्सीजन
के साथ अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने का मतलब इसे नॉर्मल छोड़ भी सकते हैं और नहीं तो इसे जला देंगे। जब आप किसी चीज को जलाते हैं तो बिना ऑक्सीजन के उसका जलना संभव नहीं है, तो आप जब उसे गर्म करेंगे ना तो ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया ऑटोमेटिक कर लेगा, उसे धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे कुछ धातु हैं, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया उनकी सक्रियता पर निर्भर करती है। अभी हम लोग सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे, तो सक्रियता श्रेणी में कुछ धातुएं अधिक सक्रिय होती हैं, कुछ मध्यम होती हैं और कुछ बहुत कम सक्रिय होती हैं। जैसे ये कुछ बहुत अधिक सक्रिय धातुएं हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। यह ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर ही, कमरे के ताप पर ही ये क्या कर लेती हैं, अभिक्रिया कर लेती हैं। लेकिन जो मध्यम सक्रिय धातुएं हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरस है, ये जो धातुएं हैं, ये जो है गर्म करने पर तेजी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। इनको गर्म करना पड़ता है, अगर गर्म नहीं करेंगे तो ये अभिक्रिया नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं करती हैं। जैसे सोडियम धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ सोडियम धातु है, ये 4 हटा दीजिए, ये 4 नहीं, सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया करने के बाद सोडियम ऑक्साइड बनाया है। यह तो आपका नॉर्मल ढांचा समीकरण हो गया, जिसे हम ढांचा समीकरण कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या यह समीकरण 100% सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि यह संतुलित नहीं है, यह द्रव्य की अविनाश्यता का नियम फॉलो नहीं कर रहा है, इसके दोनों तरफ द्रव्यमान संरक्षण के नियम का भी फॉलो नहीं कर रहा है। हमारा यहाँ सोडियम 2 है और यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन को अगर हमें 2 करना है तो हम ऑक्सीजन 2 यहाँ बढ़ा देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया और सोडियम कितना हो गया, 2 दूनी 4। तो हमें 4 सोडियम इधर भी चाहिए, तो हम इधर कितना संतुलित कर देंगे, 4। कभी भी रासायनिक समीकरण आप लिखते हैं तो उसे संतुलित करना बहुत जरूरी होता है। संतुलित कर देते हैं तो यह 100% सही माना जाता है। ऐसे ही यहाँ देखिए, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आप इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। जैसे ये मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं उसके स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, उसके कथन नहीं दिए हैं, जितने भी टर्म हैं उनके कथन आपको देना होगा। जैसे इसका मैंने दिया, यहाँ लिखेंगे आप, पोटेशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, इस चिन्ह का मतलब होता है उसे क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। ऐसे छोटे से त्रिभुज टाइप बनाए गए जिसे डेल्टा हम पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है गर्म करना। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जब करता है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जब गर्म किया जाता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। लेकिन कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम बहुत तेज जब गर्म करेंगे तब जाकर के कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। जिंक ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज गर्म करेंगे तब अभिक्रिया करेगा। फेरस ऑक्सीजन के साथ तब अभिक्रिया करेगा जब इसे बहुत ज्यादा आप गर्म करेंगे। ये रिएक्शंस जो है ना 100% सही नहीं है। उसके लिए आपको दोनों तरफ इनके परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना होगा। देखिए यहाँ पोटेशियम 2 है और यहाँ 1 है, तो हमें यहाँ पोटेशियम 2 करने के लिए सबसे पहले यहाँ ऑक्सीजन को 2 करना होगा, तो ऑक्सीजन 2 हो गया और पोटेशियम कितना होगा, 4। देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ पोटेशियम को कितना करना होगा, अब जाके ये 100% आपका रासायनिक अभिक्रिया सही हुई। यहाँ आप ध्यान देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो MgO है, तो आपको यहाँ जब आप 2 रखेंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया और मैग्नीशियम 2 हो गया, तो मैग्नीशियम भी यहाँ आपको 2 करना होगा। एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम यहाँ 2 है और ऑक्सीजन 3 है, तो एल्युमिनियम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो आपको इसे बैलेंस करना होगा, तो आप यहाँ रखेंगे 2, तो एल्युमिनियम हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 6, तो यहाँ एल्युमिनियम हो गया 3। यहाँ ऑक्सीजन को 3 कर देंगे तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया और एल्युमिनियम को 4 करना होगा। ऐसे ही कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, तो यहाँ 2 है, आप यहाँ भी 2 बढ़ा दीजिए और यहाँ भी 2 बढ़ा दीजिए, अब जाके ये बैलेंस हो गया। ऐसे ही जिंक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है, तो आप यहाँ 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी आपको 2 बढ़ाना होगा, अब ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, जिंक भी 2 है, जिंक भी 2 है। फेरस यहाँ 3 है और ऑक्सीजन 4 है, फेरस 3 और ऑक्सीजन 4 है,
तो फेरस को यहाँ 3 कर दीजिए और ऑक्सीजन को यहाँ 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और फेरस 3 हो गया फेरस ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा और यहाँ बात ध्यान देने हैं। धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। यानी यह जितने आपके धातु ऑक्साइड मिले हैं ना, सब के सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अम्ल की भी प्रकृति शो करते हैं और क्षारीय की भी प्रकृति शो करते हैं। उन ऐसे धातुओं को उभयधर्मी कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं, वे धातु ऑक्साइड होते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होती है। ऐसे सिर्फ 2 ही ऑक्साइड हैं, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है नॉर्मली तौर पर आपकी ये मिलते हैं। तो ये जिंक का एल्युमिनियम ऑक्साइड का हमने उदाहरण ले लिया है। एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ क्रिया किया है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया किया है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाया है। ऐसे ही जिंक का भी रिएक्शन आपके साथ होगा। तो आप इसे पूरी अच्छे तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे और इनके नाम लिख सकते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और यहाँ जल। आप इनके नीचे नाम लिखेंगे ताकि यह स्टेटमेंट 3 से 4 लाइन का आपका एग्जाम्पल हो जाए। अब हम आते हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातु जल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जो धातुएं होती हैं इनकी भी क्रियाशीलता के हिसाब से यह भिन्न भिन्न धातुएं जल के भिन्न भिन्न अवस्थाओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इनका सक्रियता बहुत तेज होता है, इसीलिए ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया कर लेते हैं और उष्माक्षेपी रिएक्शन देते हैं, अभिक्रिया देते हैं। उष्माक्षेपी का मतलब होता है ऐसा अभिक्रिया जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वे अभिक्रियाएं जो अभिक्रिया के पश्चात उष्मा उत्पन्न करते हैं। तो यानी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम में जब आप पानी मिलाएंगे ना, जल मिलाएंगे, तो यह उष्मा देंगे। उष्मा तथा प्रकाश भी निकलता है, उष्मा देते हैं। मैग्नीशियम को गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। जो मैग्नीशियम होता है वो गर्म जल के साथ करता है, अगर उसे ठंडे जल में डाल देंगे तो अभिक्रिया तेजी से नहीं करेगा। और ऐसे ही मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस जो होते हैं भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन देते हैं। इन्हें भाप के साथ अभिक्रिया कराएंगे, आप गर्म जल के साथ भी कराएंगे तो ये जल्दी रिएक्शन नहीं करेंगे, इन्हें बहुत गर्म करना पड़ेगा। और ठंडे जल के साथ तो बिल्कुल ही लगभग ना के बराबर करते हैं। जैसे सोडियम को देखिए ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऐसे ही पोटेशियम को ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराए हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। अब लेकिन यही अगर हमको मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराए हैं तो देखिए यहाँ हमें गर्म जल लेना पड़ेगा। अगर गर्म जल नहीं होगा तो मैग्नीशियम पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कब? जब गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब। वहीं एल्युमिनियम को अगर हम लेंगे तो एल्युमिनियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। यानी कोई अगर एल्युमिनियम की धातु है ना, उस पर हम ठंडे पानी को डालेंगे तो क्या वह उसमें जंग लगेगा? बहुत साल लगेंगे उसको क्रिया करने में। लेकिन उसी की जगह अगर हम गर्म पानी करके डालते जाएं, भाप डालें, गर्म पानी भी नहीं भाप डालें, तो वह अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। यानी एल्युमिनियम में तब जंग लग सकता है। कब? जब हम उसमें भाप डालेंगे तब। भाप के साथ वह अभिक्रिया तेजी के साथ करता है। तीसरा जो है रासायनिक गुण, जो है रासायनिक गुण होता है धातुओं का, धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। जो भी धातु होते हैं आप इस सूत्र समझ लीजिए, धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। आप इसको देख करके ही लिखेंगे गुणधर्म। धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे सोडियम तनु अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जिंक
नाइट्रिक अम्ल HNO3 को हाइड्रोजन नाइट्रेट कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक नाइट्रेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये सभी के सभी कौन से अम्ल हैं? तनु अम्ल हैं, यानी इनकी सांद्रता क्या है? कम है। तनु अम्ल के साथ ही इनके रिएक्शन होगा, सांद्र के साथ तो यह बहुत तेजी के साथ रिएक्शन कर लेंगे, हमें तनु अम्लों के साथ ही यह क्रिया करते हैं। सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज, इसे एक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है। सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता दर अलग अलग होती है। जैसे हमारे ह्यूमंस की कैपेसिटी, अब हमारे ह्यूमंस की जो क्षमता होती है, जो भी आदमी होते हैं, मानव होते हैं, उनकी अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। ऐसे ही मेटल्स की भी अलग अलग रिएक्टिविटी है, वो अलग अलग एक्टिव है। कोई बहुत ज्यादा एक्टिव है, कोई मीडियम में एक्टिव है, और कोई बहुत लेस एक्टिव है, बहुत सबसे कम सक्रिय है। ऐसे ही धातुओं की भी अभिक्रियाशीलता दर अलग अलग होती है। जैसे कुछ धातु हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये जो धातु हैं बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। वहीं कुछ धातुएं एल्युमिनियम, फेरस, जिंक, लेड आदि, ये जो है कम क्रियाशील धातुएं हैं। और कुछ धातुएं जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड आदि, ये जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। यानी यह तीन कैटेगरी में धातुएं जो होती हैं पाई जाती हैं। धातुओं की अभिक्रियाशीलता उनके इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। यह जो धातुओं की अभिक्रियाशीलता दर है, कौन सा धातु कितना इलेक्ट्रॉन और कितनी तेजी के साथ बाहर निकाल रहा है, जिसके कारण उन्हें धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, वह उसी पर निर्भर करता है। जो जितना जल्दी धनायन बना लेता है, वह उतना ही जल्दी सक्रिय माना जाता है, वह उतना ही अभिक्रियाशील माना जाता है, वह उतना अधिक सक्रिय माना जाता है। तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में कोई धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता है कि कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है और कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है, उनके क्रियाशीलता के जो घटते क्रम पर जो श्रेणी में रखा गया है, उस श्रेणी को ही हम कौन सा श्रेणी बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में या क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी स्थित धातुएं हैं वो अधिक अभिक्रियाशील मानी जाती हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे धातुएं हैं वे हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातुएं मानी जाती हैं। हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी को। सक्रियता श्रेणी, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जो धातुएं हैं हमारी सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन और लेड, ये जो हैं कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। और कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, सोना, ये जो हैं सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछता है कि हाइड्रोजन तो धातु नहीं है, यह गैस है, तो इसे क्यों धातुओं की सक्रियता श्रेणी में रखा गया है? इसलिए इसे रखा गया है क्योंकि यह धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए इसे यहाँ स्थान दे दिया गया है, नहीं तो यह धातु नहीं है। इसमें से बहुत सारे मुख्य धातुएं हैं, जैसे आपको लिथियम कई श्रेणियों में आपको ऐसा मिलेगा किताबों में भी कि लिथियम आपका मुख्य धातु से हटा दिया गया है, स्ट्रोंशियम हटा दिया गया है, मैग्नीज आपका हटा दिया गया है, क्रोमियम हटा दिया गया है, कैडमियम, कोबाल्ट हटा दिया गया है। ये आपको नहीं मिलेंगे कई किताबों में मिलेंगे, कई सक्रियता श्रेणी में ये मिलेंगे, तो मैंने सबको इंक्लूड करके लिखा हुआ है। बात इसमें ध्यान देनी यह है कि यह श्रेणी है और श्रेणी का सेंस होता है क्रम से। क्रम यानी इनका क्रम बदलना नहीं चाहिए, जो जिस क्रम पर रखा गया है उसी क्रम में रहना चाहिए। कोई एक ऊपर या कोई एक नीचे आप नहीं इसे रख सकते।
यह क्रम यह बताता है कि जो जिंक है वह मैग्नीज से कम क्रियाशील है, क्योंकि मैग्नीज जो ऊपर है और जिंक नीचे है। एल्युमिनियम जो है मैग्नीज से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि एल्युमिनियम ऊपर है, मैग्नीज नीचे है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है और सबसे कम अक्रियाशील कौन है? सोना, गोल्ड। यह इतना कम अक्रियाशील होता है कि आप इसे जमीन में हजारों करोड़ों साल तक भी रख देंगे तो यह किसी भी धातु या किसी भी अवयव से यह अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन पोटेशियम इतना अभिक्रियाशील धातु है कि अगर हम इसे कुछ समय के लिए हवा में भी छोड़ दें तो यह उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो सक्रियता श्रेणी के क्रम को याद रखने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक्स बनाया गया है। इस शॉर्ट ट्रिक्स को मैंने लिख रखा है, आप इसे एकदम लाइन से ही याद कर सकते हैं। ली, क, बा, सर, ना, का, मग, अल, मन, जन, कर, फे, कड, को, नी, सन, पब, हे, कु, हज, अज, पट, उ। आप इसे एकदम लाइन से याद करेंगे। लिखबा, सर, ना, का, मग, अल, मन, जन, कर, फे, कड, को, नी, सन, पब, हे, कु, हज, अज, पट, उ। इससे आपको यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी में मुख्य धातुएं भी आ जाएंगी और जो कम धातुएं भी, जो कम धातुओं की में मुख्य धातुओं से जो थोड़ा हट के हैं वे भी धातुएं इसमें आ जाएंगी। और यह आपको सीरीज से ही लर्न करना है। यह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम है। धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम। इसका उपयोग कहाँ है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग जब हम अभी धातु की धातुओं के चौथी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, जिसमें वह एक धातु जो है दूसरे धातु के लवण से उसे जब विस्थापित करता है तो वहां पर धातुओं की सक्रियता श्रेणी आपके काम आएगी। विस्थापन अभिक्रिया जो होती है, विस्थापन अभिक्रिया को दिखाने के लिए आपकी सक्रियता श्रेणी काम आएगी। आप धातुओं की सक्रियता श्रेणी यह भी बताता है कि कौन सी धातु किस धातु से अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु पर किस धातु की परत आसानी से चढ़ाई जा सकती है। तो इसे आपको धातुओं तथा अधातुओं के मध्य अभिक्रिया, रिलेशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु जब आपस में क्रिया करते हैं तब क्या होता है? तो अगर हम बात करें क्रियाशीलता के आधार पर, तो रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर जो हमारे 118 तत्व दिए गए हैं, उन 118 तत्वों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस के टर्म में और दूसरा रासायनिक रूप से क्रियाशील तत्व के रूप में। जो अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस होते हैं उनकी यह परिभाषा होती है कि उनके जो अष्टक होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह पूर्ण होता है, जिसके कारण वह किसी भी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करते। इसीलिए इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है, क्योंकि वह अ मीन्स होता है नहीं, क्रिया मीन्स होता है क्रिया करना, यानी वह गैस जो किसी से क्रिया नहीं करते। कुछ विशेष लक्षणों को छोड़ दें तो बाकी यह कभी भी किसी से क्रिया नहीं करते, इसीलिए इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। इंग्लिश में इसे नोबल गैस या इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है। ये 6 है: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये टोटल 6 ऐसे अक्रिय गैस हैं जो कभी किसी से क्रिया नहीं करते। लेकिन जो क्रिया करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। धातु किसे कहा जाता है और अधातु किसे कहा जाता है, हम लोग इसी को विषय की चर्चा कर ही रहे थे। धातु जो इलेक्ट्रॉनों की त्यागने की क्षमता रखते हैं, वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे धातु कहलाते हैं, और जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो अधातु कहलाते हैं। उसकी एक और हमने डिफिनेशन वहां पढ़ी थी इसी चैप्टर में, धातु अधातु चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि धातु मुख्य रूप से उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं और अधातु कुचालक होते हैं। अब हम ध्यान देंगे कि धातु जब धातु से बॉन्डिंग बनाता है
तो धात्विक बंध बनता है, जैसे Cu का, Ag का, Au का, यह धातु आपस में ही धातु में मिल करके धात्विक बंध बनाते हैं। जैसे एक मेटल है M, एक और मेटल M है, तो धात्विक बंध MM बनाया, जैसे इसके कुछ एग्जांपल। ऐसे ही अधातु है और अधातु है, दो नॉन मेटल्स हैं A और A मिलकर के सहसंयोजी बंध बनाते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन का बना है, क्लोरीन का बना है, ब्रोमीन का बना है। लेकिन वही जब धातु और अधातु आपस में अब क्रिया करेंगे तो दो प्रकार के बंध बनाते हैं, दो प्रकार के यौगिक बनाते हैं। एक बनता है आयनिक यौगिक, दूसरा बनता है सहसंयोजी यौगिक। आयनिक यौगिक जो होते हैं, धातु और अधातु के विद्युत ऋणात्मकताओं के बीच में बहुत कम का अंतर होता है, इनके बीच में बहुत कम का अंतर होता है, जो विद्युत ऋणात्मकता की क्षमता होती है। जैसे अभी NaCl का बनना हम लोग यहाँ देखेंगे तो इसमें बहुत कम का अंतर है। देखिए Na में भी एक प्लस दिया हुआ है और Cl में एक माइनस दिया हुआ है, तो इसमें जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बहुत कम के अंतर पर है। तो ये जो अंतर है, कम का अंतर है, उनकी बॉन्डिंग खराब बनती है और वो है सहसंयोजी बंध। लेकिन जिनमें विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर उच्च होता है, वो NaCl का बनना है, इनमें उच्च बॉन्डिंग बनती है, ये विद्युत ऋणात्मकता तोड़ना बहुत कठिन होता है। यानी ये जो आयनिक यौगिक बनते हैं आपका, जैसे बना है सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये जो बंध बनते हैं इनकी ऋणात्मकता उच्च होने की वजह से, कम नहीं होती है, उच्च होने की वजह से इनके जो आयनिक यौगिक बंध बनते हैं वो बहुत ही मजबूत बनते हैं। यही रीजन है कि उच्च ऋणात्मकताओं की होने की वजह से ऐसे आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, और जिनके निम्न है वो आपके H2O है, NH3 है, HCl है, ये इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में कम का अंतर होता है, ये आसानी से इनके बंध तोड़े जा सकते हैं। बात करते हैं आयंस की। आयंस क्या होते हैं? विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का जो समूह होता है आयन कहलाता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। धन आवेश युक्त जो आयन होते हैं उन्हें धन आयन, और जो ऋण आवेश युक्त आयन होते हैं उन्हें हम ऋण आयन कहते हैं। जैसे धन आयन है सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो एक प्लस है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 प्लस है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 प्लस है। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 3 प्लस है। तो जब भी आवेश इसके ऊपर लग जाए, आवेश दो ही प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन के कारण अगर कोई आवेश चढ़ता है तो उसे धन आयन कहते हैं। अगर धन की वजह से किसी आयन पर अगर धन आवेश चढ़ा हुआ है तो धन आयन, और जिस पर कोई ऋण आवेश चढ़ा हुआ है उसे हम ऋण आयन कहते हैं। यही धन आयन और ऋण आयन आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं? आयनिक यौगिकों का। इसे ही हमें पढ़ना है। उसमें से जो धन आयन होते हैं देखिए मुख्यतः वो क्या है? धातु है, और जो ऋण आयन है वो देखिए मुख्यतः क्या है? अधातु है। यानी धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने जो यौगिक होते हैं वो आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। इन्हीं धनायनों तथा ऋणायनों के मिलने से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे NaCl, देखिए यहाँ Na है और यहाँ Cl है, यह दोनों धनायन तथा ऋणायनों के कॉम्बिनेशन से यौगिक बन रहा है। अब यहाँ एक बात ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दीजिए। सोडियम आयन जो है Na+ तथा क्लोराइड आयन Cl- पर विपरीत आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। दोनों पर विपरीत आवेश है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने के बाद प्रबल वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड अणु बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके विद्युत ऋणात्मकताओं में उच्च अंतर होता है, इसीलिए इनका बॉन्डिंग बहुत मजबूत माना जाता है। जैसे अब देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा हम बोर-बरी के नियम से जब हम इसको निकालेंगे तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। यही 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेगा?
दे देता है। जे जो ही यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, Na पर कितना प्लस हो जाता है? एक। देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन जो 2 8 के बाद एक इलेक्ट्रॉन था उसने क्या किया है? बाहर निकाल दिया है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, इसीलिए Na पर क्या हो गया है? 1 प्लस चढ़ गया है। यहाँ नहीं त्यागा था तो कोई चार्ज नहीं है। देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है इसका, लेकिन आखिरी सेल का एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया तो 1 प्लस हो गया। ऐसे ही जो क्लोरीन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 7 होगा। अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, नहीं तो त्यागते हैं। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं अष्टक पूर्ण करने के लिए त्यागने में फायदा नहीं है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ग्रहण कर लें तो अष्टक तुरंत ही पूर्ण हो जाता है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यह क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। जो ग्रहण करता है वह कर्ज में चला जाता है, यानी माइनस में चला जाता है। देखिए यह ग्रहण कर रहा है, आप इस यह लोन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, इसीलिए यह माइनस में चला गया। और यह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? किसी को दे रहा है, इसीलिए यह किसमें है? अरे भाई इसके पास धन ज्यादा होगा, यानी यह ज्यादा होगा तभी तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। नॉर्मल सामाजिक तौर पर समझिए। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या किया? दिया। तो 2 8 7 था, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? ले लिया। तो 2 8 8 इसका भी अष्टक क्या हो गया? पूरा हो गया। और जिसका अष्टक पूरा हो जाता है वह क्रिया करने में सक्षम हो जाते हैं, वो फुलफिल हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, अतः Na परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर तथा क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सोडियम के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। इसको मैंने यहां किससे दिखाया है? डॉट से। इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास। और इसके बाहरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के? 7। तो इसे मैंने क्रॉस से दिखाया है, 1 2 3 4 5 6 7। अब वो क्या किया है? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसको? क्लोरीन को। जैसे ही उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है, क्लोरीन पर बॉन्डिंग लग गई है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया, सोडियम किसमें चला गया है? प्लस में। और इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन देखिए क्लोरीन क्या कर लिया है? ग्रहण कर लिया है, इसीलिए क्लोरीन चला गया है किसमें? माइनस में। देखिए यहाँ 2 8 एक इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया तो 1 इसका कम हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर लिया तो 7 का 8 हो गया। इसी को हम Na प्लस तथा Cl माइनस से प्रदर्शित किए हैं। NaCl अणु के रूप में नहीं होता है, जो यह NaCl है मॉलिक्यूल के रूप में नहीं होता है, यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है, और यह अलग अलग आयनों के समुच्चय के रूप में होता है, वो एक पास नहीं होते। इन्हें आसानी से हम क्या करते हैं, जब भी हम जलीय विलयन बनाते हैं तो विद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा आसानी से हम इसे इनके आयनों में तोड़ सकते हैं। सोडियम ऑक्साइड की संरचना, बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड के संरचना के बारे में। सोडियम ऑक्साइड में अगर हमने देख रहे हैं तो सोडियम में 2 तरह के तत्व हैं। एक है हमारा सोडियम और दूसरा है ऑक्सीजन। सोडियम पर धनायन होता है, सोडियम धन आयन है और ऑक्सीजन ऋण आयन है। तो इन आयनों को हमने अलग किया। हम देखते हैं कि सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है, जिसमें आउटर सेल में यानी बाहरी कक्षक में 1 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। इसी के बीच, इन दोनों के बीच में क्या बनता है? सहसंयोजी बंध बन जाता है और ये आयनिक यौगिक Na2O काम करते हैं। देखिए यहाँ सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन को इधर से डोनेट कर रहा है और दूसरा सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन इसे यहाँ डोनेट हो रहा है, और ऑक्सीजन यहाँ एक्सेप्ट कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, तो इसका बैलेंस हो गया। क्योंकि इसको 2 8 करना था, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए थे और 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्या किया? दे दिया। 2 सोडियम मिल करके 1 1 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए यह जो फार्मूला होगा इसका जब बन के आएगा तो यह कैसा होगा? Na2O सोडियम ऑक्साइड होगा, क्योंकि सोडियम 2 है। ऐसे ही देखिए मैग्नीशियम की संरचना बनी है। मैग्नीशियम की संरचना, मैग्नीशियम में 2 हमारे अवयव हैं, एक धनायन मैग्नीशियम का है और एक
ऑक्सीजन का ऋणायन है। यहाँ मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यानी त्यागता है, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रहण करता है, जिससे वह अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचना को प्राप्त कर लेते हैं। और यही मैग्नीशियम का दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऑक्सीजन के पास जाते हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में आपस में कॉम्बिनेशन बन जाता है और यह जुड़ जाते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो धातु जो होती है अधातुओं के साथ मिलकर के धातु लवण बनाते हैं। जैसे धातु और अधातु आपस में मिलकर के संगत धातु लवण बनाते हैं। कुछ धातुओं के साथ अधातुओं को जोड़ा गया है, जैसे सोडियम धातु है और अधातु क्लोरीन है, तो सोडियम और क्लोरीन को जब हम जोड़े हैं तो क्रिया करने के पश्चात वह सोडियम क्लोराइड बना है। ऐसे ही कैल्शियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाए हैं। मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाए हैं, और एल्युमिनियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाए हैं। ये जो भी हमारे धातु क्लोराइड जो होते हैं सामान्य रूप से आयनिक ठोस होते हैं, और इनके विलयनों में या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। जब हमारे यहाँ वोल्टेज की समस्या हो जाती थी तो हम जमीन से अर्थिंग लिया करते थे, और अर्थिंग लेते समय अर्थिंग में हम जब रॉड लगाते थे और एक फेस में ले जा करके वायर को जोड़ दिया करते थे, तो अर्थिंग का जो नेचर हुआ करता था उस गड्ढे में हम पानी के साथ साथ नमक भी मिलाया करते थे। नमक इसलिए मिलाया करते थे ताकि अर्थिंग का जो करंट कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि वह आयनिक ठोस होता है और वह धातु जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक यौगिकों के गुण निम्न है। आयनिक यौगिकों के गुण निम्न है। भौतिक गुण, धनायनों तथा ऋणायनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस, अवाष्पशील, उच्च घनत्व के होते हैं। ये यौगिक प्रायः भंगुर होते हैं। कह रहा है कि भौतिक गुण की अवस्था की अगर हम बात करें तो उसमें 2 तरह के आयन होते हैं, एक धन आयन होता है और दूसरा ऋण आयन होता है। धनायनों और ऋणायनों के बीच में जब आपस में वैद्युत आकर्षण बल लगता है तो वैद्युत आकर्षण बल के कारण जो भी यौगिक बनते हैं वो ठोस होते हैं, अवाष्पशील होते हैं तथा उच्च घनत्व के होते हैं। जैसे ही उच्च घनत्व होने के कारण जैसे ही हम इस पे हथौड़ी की चोट देते हैं या किसी भी चीज से चोट देते हैं तो यह भंगुर हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। गलनांक तथा क्वथनांक, आयनिक यौगिक होने के कारण धनायनों तथा ऋणायनों के बीच में वैद्युत आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसी के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक भी बहुत उच्च होता है। बात करते हैं विलेयता की। ये जो भी हमारे आयनिक यौगिक होते हैं जल में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन जल के अलावा अगर हम बेंजीन, केरोसिन, पेट्रोल आदि में अगर घोलते हैं तो वह अघुलनशील होते हैं। घर पर आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड क्या है, साधारण नमक जो है एक आपका आयनिक यौगिक है। तो साधारण नमक को क्या कीजिए, थोड़ा सा आप पानी लीजिए और उसमें घोलिए, आसानी से घुल जाएगा। लेकिन उसी नमक को आप अगर केरोसिन में डाल करके घोलेंगे, पेट्रोल में डाल करके घोलेंगे, डीजल में डाल के घोलेंगे तो वह जल्दी घुलेगा नहीं, वो अवाष्पशील अवस्था में हो जाता है, अघुलनशील अवस्था में। ज्वाला में रंग, आयनिक यौगिक जो होते हैं ज्वाला को गर्म करने पर रंग देते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड जो होता है, अगर आप सोडियम क्लोराइड नमक को गर्म करेंगे ना तो हल्का पीला ज्वाला देगा। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो यह आपका बैंगनी रंग देगा, और बेरियम क्लोराइड सेब जैसा हरा रंग देता है। अब हम बात करते हैं धातुओं की प्राप्ति के बारे में। हमारे धातु कैसे प्राप्त किए गए? तो धातुएं एक्चुअल में अगर हम बात करें तो प्रकृति में 2 अवस्थाओं में होती है। पहला होता है मुक्त अवस्था, फ्री स्टेट, और दूसरा होता है संयुक्त अवस्था, कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट क्या है? जो भी हमारे बहुत कम सक्रिय धातु होते हैं उनको हम अगर भूपरपट्टी पर कैसे भी रख दें तो वह किसी से अभिक्रिया नहीं करते और वह फ्री स्टेट में ही रहते हैं। जैसे चांदी की बात कर लीजिए, सोना की बात कर लीजिए, प्लेटिनम की बात कर लीजिए। मान लीजिए सोना का कोई मतलब ऐसे है कि सोना की कोई आइटम रखी हुई है, जैसे हम उसके जगह मान लें कोई ज्वेलरी है सोने की, वो राजा विक्रमादित्य के समय की ज्वेलरी है। अगर हम उसे मिट्टी में दबा देंगे तो क्या उसमें जंग पकड़ लेगा? वो नहीं।
क्योंकि वह मुक्त अवस्था में होते हैं और उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, कम नहीं होती है, बहुत कम होती है, इसलिए वो मुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। कई हजार साल अगर हम उन्हें पानी में भी रखेंगे तो वह अभिक्रिया नहीं करेंगे और वह ऐसे ही फ्री स्टेट में बने रहेंगे जैसे वो थे। संयुक्त अवस्था में जो धातु बहुत क्रियाशील होते हैं वो किसी न किसी धातु से अभिक्रिया करके किसी संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे सक्रियता श्रेणी को अगर हमने ध्यान से देखा तो सक्रियता श्रेणी में जो अधिक सक्रिय तत्व हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्युमिनियम, ये जो भी अधिक सक्रिय तत्व हैं ये क्या करते हैं, किसी न किसी अन्य धातु या धातुओं से अभिक्रिया करके किसी न किसी कंबाइंड स्टेट में ये बने रहते हैं, संयुक्त अवस्था में बने रहते हैं। अब इन्हीं संयुक्त अवस्थाओं को हम शोधन करके अलग अलग धातुओं को प्राप्त करने की विधियों को आगे सीखेंगे। बात करते हैं खनिज के बारे में। खनिज किसे कहा जाता है? पृथ्वी की भूपर्पट्टी में धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खनिज। यानी अर्थ की जो ऊपरी सतह है, भूपर्पट्टी है, ऊपरी सतह है, उस पर जो भी धातु हैं चाहे वो किसी भी रूप में पाए जाते हों उन्हें ही हम कहते हैं खनिज। उसमें अशुद्धियां वगैरह सब कुछ मिला होता है, चाहे वो जंग के, जैसे लोहा है जंग पकड़ा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट है चूने के मतलब किसी बालू में है, पत्थर में पड़ा हुआ है। तो जैसे भी हो, अगर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर वह धातु किसी भी रूप में पाई जाती है तो उसे उसका हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे बॉक्साइट, एल्युमिनियम जो होता है ना बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है। क्ले, आजकल एक क्ले आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, मिट्टी वो जो आती है उसमें एल्युमिनियम के कुछ कण होते हैं, वो क्ले वाली क्ले की बात हो रही है। उस क्ले का कुछ अंश उससे मिलता जुलता है। दोनों एल्युमिनियम के क्या हैं? खनिज हैं। कॉपर पायराइट में कॉपर पाया जाता है, यह कॉपर का खनिज है। बात करते हैं अयस्क को। अयस्क किसे कहा जाता है? जब वे खनिज जिनमें से धातुओं का निष्कर्षण कम लागत एवं सरलता पूर्वक तथा अधिक मात्रा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहलाते हैं। मान लीजिए बहुत सारे अयस्क हो गए, बहुत सारे खनिज है हमारे पास, जैसे एल्युमिनियम के बहुत सारे खनिज हैं, और उनमें से कुछ खनिजों को जब हम निकाल रहे हैं तो उसका प्रोसेस पता चल रहा है कि एल्युमिनियम का जितना हम निकाले हैं उससे कहीं ज्यादा निकालने के प्रोसेस में पैसा क्या हो गया है? खर्च हो गया है। तो हमारा धातु निकालने से कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर वही कम खर्चे में अधिक सरलता पूर्वक बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर हम धातु निकाल पाते हैं तो ऐसा कोई भी खनिज क्या होता है? अयस्क कहलाता है। जैसे बॉक्साइट, एल्युमिनियम के बहुत सारे खनिज हैं लेकिन उसमें से जो बॉक्साइट है सबसे आसानी से उससे क्या किया जाता है? एल्युमिनियम को अलग कर लिया जाता है। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि जितने सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ खनिजों से हम अच्छे से सरलता पूर्वक लागत पूर्वक हम धातु निष्कर्षित नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी निष्कर्षित किए जाते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? खनिज होते हैं। बात करते हैं अयस्कों का वर्गीकरण। अयस्क जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। 4 प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं। एक ऑक्साइड अयस्क होता है, ऐसे अयस्कों में ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। दूसरा होता है कार्बोनेट अयस्क, ऐसे अयस्कों में कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है। सल्फाइड अयस्क में सल्फाइड की मात्रा होती है और क्लोराइड अयस्क में क्लोरीन की मात्रा होती है। आक्साइड अयस्क में जैसे क्यूप्राइट है, जिंकसाइट है, हीमेटाइट है। कार्बोनेट में मैलेकाइट है, डोलोमाइट है, कैलामाइन है। सल्फाइड अयस्क में गैलेना है, जिंक ब्लेंड है, कॉपर ग्लैंस है। क्लोराइड अयस्क में कार्नेलाइट है और हार्न सिल्वर है। अभी हमने बात किया कि जो खनिज होते हैं एक्चुअल में भूपर्पट्टी पर जिस भी रूप में पाए जाते हैं, कोई भी पदार्थ भूपर्पट्टी पर जिस रूप में पाया जाता है उसे खनिज कहते हैं। तो उसमें बहुत सारी गंदगी भी तो मिली होगी, बहुत सारी अशुद्धि मिली होगी। उन्हीं अशुद्धियों को, खनिज में अवांछित अशुद्धियां जैसे मिट्टी, कंकड़, रेत आदि पाई जाती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? गैंग या आधात्री कहते हैं। अब जो ये खनिज मिला है, इस खनिज से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है?
धातु कर्म कहलाती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, खनिज जो होता है उसको लाते हैं, और वो जो खनिज होता है पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़ों के साइज में हो सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के साइज में हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं। तो उन्हें क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या होता है कि अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि धातु कर्म कहलाती है। सबसे पहले अयस्क को लाते हैं और अयस्क को क्या करते हैं, पीसते हैं। पीसने से वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएंगे, जिससे हम आसानी से उनको निकालने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे। धातु कर्म में सबसे पहले अयस्कों के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर फिर दलित्र तथा स्टाम्प मिल में बारीक पीसकर पाउडर प्राप्त किया जाता है। दलित्र में क्या किया जाता है, जैसे दलित्र में दल दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं, स्टाम्प मिल में डाल करके उसे बारीक पाउडर के रूप में बना लिया जाता है। जब वो बारीक पाउडर के रूप में बन जाता है तो उसमें प्रोसेस कराया जाता है निस्तापन का। हम सबसे पहले पता कर लेते हैं कि उसमें कौन सा अशुद्धि मिला हुआ है। अगर उसमें कोई नमी है या वाष्पशील कोई अशुद्धि है तो, या धातु कार्बोनेट वह धातु हाइड्रोक्साइड के रूप में अगर कोई चीज है तो वह धातु ऑक्साइड के रूप में बदल जाती है। कब, हम जब उसका निस्तापन कराते हैं तब। निस्तापन और भर्जन दोनों प्रक्रियाएं लगभग सेम होती हैं, थोड़े सा अंतर है इनके प्रक्रिया में, आप ध्यान देंगे। निस्तापन क्या होता है, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में या सीमित वायु में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। यानी निस्तापन में वायु की या तो अनुपस्थिति होती है, नहीं तो बहुत कम वायु लिया जाता है। एक तरीके से कहिए वायु अनुपस्थित होता है। तो सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से उच्च ताप पर कम मात्रा में, उच्च ताप की कम मात्रा में वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। और वही प्रक्रिया अगर वायु की किसमें की जाए, उपस्थिति में की जाए, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। हम टेम्परेचर इतना रखते हैं कि वह पिघले नहीं, बिना पिघलाए गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। भर्जन मीन्स होता है भुनना, निस्तापन का भी अर्थ होता है भुनना। लेकिन सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो निस्तापन कहलाता है, और वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो भर्जन कहलाता है। निस्तापन यानी इससे अयस्क में उपस्थित नमी तथा वाष्पशील अपद्रव्य निकल जाते हैं तथा धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोक्साइड धातु ऑक्साइड में बदल जाते हैं। यह जो निस्तापन की प्रक्रिया है परावर्तनीय भट्टी में कराई जाती है। भर्जन की भी प्रक्रिया परावर्तनीय अवात्या भट्टी में कराई जाती है। देखिए यहाँ एक मैग्नेसाइट है MgCO3 कार्बोनेट का अयस्क है, उसको हम गर्म किए हैं और निस्तापित किए हैं। तो निस्तापन करने के पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निस्तापन, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको गर्म करके निस्तापित किया गया है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा जल प्राप्त हुआ है। भर्जन की प्रक्रिया में यस, एस, एससी, एसबी इत्यादि की जो भी वाष्पशील अशुद्धियां होती हैं, इनको दूर करने के लिए हम भर्जन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, और भर्जन परावर्तनीय तथा अवात्या भट्टी में कराई जाती है। FeS, देखो यहाँ सल्फर की अशुद्धि मिली हुई है, यस वाली अशुद्धि मिली हुई है, तो इसको जब हम डेल मीन्स यहाँ देखें इसको डल पढ़ते हैं, इसका सेंस होता है गर्म करना। और भर्जन, हम भर्जन करा रहे हैं तो यह FeS जो है FeO फेरस ऑक्साइड में बदल जा रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ऐसे ही कॉपर क्यूप्रस सल्फाइड है, क्यूप्रस सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ गर्म कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ, जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी तो इसका मतलब वो गर्म किया जा रहा है, इसका सेंस होता है गर्म करना। गर्म करके भर्जित किया जा रहा है तो कॉपर ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अयस्क से धातु प्राप्त करने की पहली प्रक्रिया होती है अयस्क को पीसते हैं। दूसरी प्रक्रिया में या तो निस्तापित करते हैं नहीं तो भर्जित करते हैं, दोनों में से कोई एक किया जाता है। और उसके बाद प्रक्रिया आती है प्रगलन की। प्रगलन माने पिघलना होता है, स्मेल्टिंग कराना। अयस्क को कोक तथा उचित गालक मिलाकर गलनांक से उच्च ताप पर गर्म करना ही क्या कहलाता है, प्रगलन कहलाता है। कोक
कोक जो होता है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। कार्बन अगर किसी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में कहीं अगर पाया जाता है तो कोक में पाया जाता है, इसीलिए उसको मिला करके गर्म किया जाता है। उचित गालक, मान लो कोई ऐसी भी पदार्थ होते हैं जो जल्दी गलते नहीं है, तो उसमें अच्छे गालक का प्रयोग करके हम उसको आसानी से गला सकते हैं। तो गालक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस क्रिया में कोक प्रायः अपचायक का कार्य करता है, जबकि गालक अयस्क में उपस्थित अगलनीय गैंग, कुछ ऐसे होते हैं जो गलते नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका कोई गैंग है, मिट्टी गलेगा नहीं, कंकड़ गलेगा नहीं, रेत गलेगा नहीं, तो ऐसे में जो गालक होते हैं वो क्या करते हैं, उनको आपस में मिला लेते हैं और आसानी से धातु से अलग कर देते हैं, जिससे निकास क्रिया करके धातु मल में परिवर्तित करता है, जिससे निकास द्वार से यह बाहर निकाल दिया जाता है। धातु मल में सामान्यतः सिलिकेट, लवण तथा एल्यूमिनेट और फास्फेट आदि उपस्थित होते हैं। अयस्क को कोक के साथ मिलाया गया है, उसमें उचित गालक का प्रयोग किया गया है। जब हम गर्म करते हैं तो धातु प्राप्त होता है, धातुमल प्राप्त होता है और गैसें, यह तीन चीजें प्राप्त होती हैं। इसके बाद धातु कर्म की अगली प्रक्रिया हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। करते हैं गालक के विषय में। फ्लक्स क्या होते हैं? गालक अयस्क में उपस्थित अगलनीय गैंग, जो भी हमारे अगलनीय गैंग होते हैं, यानी जो अशुद्धियां होती हैं, उनसे क्रिया करके उसे धातु मल में परिवर्तित करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। जैसे बहुत सारे गैंग होते हैं, बालू होता है, कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, और भी बहुत सारे जो गल नहीं सकते, तो गालक उनके साथ क्रिया करके उन्हें आसानी से धातु मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। यह गालक दो प्रकार के होते हैं। अगर अशुद्धि क्षारीय है तो क्षारीय के साथ हम अम्लीय गालक का प्रयोग कर देते हैं, जिसके कारण वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं, जैसे सिलिका और बोरेक्स इत्यादि में यूज होता है। ऐसे ही क्षारीय गालक जो होते हैं वो अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने में प्रयोग में लाया जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, फेरस ऑक्साइड आदि में होता है। अम्लीय गालक में क्षारीय का प्रयोग और क्षारीय गालक में अम्लीय का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके उसे उदासीन बना देता है, इसलिए अम्लीय गालक में क्षारीय का प्रयोग किया जाता है और क्षारीय गालक में अम्लीय अशुद्धियों के लिए क्षारीय गालक का और क्षारीय अशुद्धियों के लिए अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अपचयन की, रिडक्शन। अपचयन की प्रक्रिया दो विधियों द्वारा होता है, एक तो कोक द्वारा होता है और दूसरा थर्माइट प्रोसेस द्वारा होता है। कोक द्वारा कौन सी विधि होती है? कोक जो होता है कार्बन का शुद्धतम रूप है, सबसे शुद्ध रूप में कार्बन कोक में ही मिलता है। ऑक्साइड अयस्कों का अपचयन कोक द्वारा किया जाता है। जितने भी ऑक्साइड हमारे होते हैं, जो भी हमारे परावर्तनी भट्टी में ऑक्साइड हमारे प्राप्त हुए होते हैं, उनमें से उनका जो अपचयन है कोक द्वारा किया जाता है। कोक द्वारा अयस्क का अपचयन प्रगलन क्रिया के समय ही संपन्न हो जाता है। जैसे देखिए जिंक ऑक्साइड है, कोक हमने मिला दिया, जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। यही कार्बन मोनोऑक्साइड फिर जिंक ऑक्साइड से क्रिया करता है, जिंक फिर अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक शुद्ध रूप से उस ऑक्साइड का जो शुद्धतम धातु है प्राप्त नहीं होता ज्यादा। थर्माइट या तापीय विधि द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? यह विधि उच्च गलनांक वाले अयस्कों जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा आदि, ये उच्च गलनांक है, जिनकी गलन क्षमता जो होती है ना बहुत उच्च होती है। जैसे लोहे का 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसकी गलन क्षमता होती है, या इस डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पिघलता है, गलता है। तो ऐसे के अपचयन के लिए हम थर्माइट या तापीय विधि का प्रयोग करते हैं। अपचयन के लिए एल यानी एल्युमिनियम के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अयस्क तथा एल का मिश्रण तापीय मिश्रण कहलाता है तथा इस विधि को गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट प्रोक्रम भी कहा जाता है। हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा मिश्रण होता है उसमें एल का चूर्ण मिला देते हैं, एल्युमिनियम का पाउडर मिला देते हैं, जिससे वह उसके साथ मिश्रण बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ
इसके साथ हमने चूर्ण मिलाया है तो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम बाहर हुआ है। अब यहाँ MnO3O4 के साथ हमने एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाया है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और Mn अलग हुआ है और उष्मा अलग हुई है। ये प्रोसेस थर्माइट प्रोसेस के लिए किया जाता है और ये जो उच्च कोटि के जो हमारे तत्व होते हैं उनके उपयोग के लिए किया जाता है या इसको के लिए किया जाता है, जैसे क्रोमियम है और यहाँ मैग्नीज है। लोहे के लिए भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी तीसरी विधि होती है अमलगम विधि। अमलगम विधि द्वारा भी किया जाता है। इस विधि द्वारा सोना, चांदी आदि धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है जो कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, जिसे अयस्क को मरकरी के संपर्क में लाने से धातु मरकरी से क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है। ऐसे समझ जाइए कि यह जो अयस्क आते हैं हम क्या करते हैं, मरकरी के संपर्क में लाने से इस अयस्क को धातु मरकरी से क्रिया करके धातु अमलगम बना देती है, जिसका आसवन करके मरकरी को हम क्या कर लेते हैं, वाष्पित कर लेते हैं। वाष्पित कर लेते हैं और धातु जो होता है शेष रह जाता है। अमलगम एक विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे देखिए अयस्क हमने लिया, अयस्क के साथ हमने क्या किया, मरकरी मिला दिया। मरकरी मतलब पारा Hg। हमने कोई भी धातु अयस्क लिया, किसका, सोना चांदी जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं उनमें से किसी का अयस्क लिया, मरकरी के साथ मिला दिया, धातु अमलगम बना। धातु अमलगम के बाद आसवन की प्रक्रिया कराई, मरकरी जो है भाप के रूप में बाहर आ जाता है और धातु जो होती है उसी में बच जाती है। आखिरी प्रोसेस होता है सिंटरण। जब भी हम सारा प्रोसेस करने के बाद जो धातु प्राप्त हो रहा है, देखिए यहाँ धातु प्राप्त हुआ है, यहाँ पर धातु हमारे प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर हमारा धातु प्राप्त हुआ है। तो यह जो धातु प्राप्त होते हैं ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, कणों में होते हैं। इन टुकड़ों या कणों को गला दिया जाता है और गला करके बड़े टुकड़ों के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सिंटरण कहते हैं। सिंटरण कहा जाता है। तो यह धातु कर्म के टोटल 6 प्रोसेस थे जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। अयस्कों का सांद्रण। धातु कर्म की प्रक्रिया के बाद हम अयस्कों के सांद्रण के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी से खनित अयस्कों में अशुद्धियां होती हैं और इन अशुद्धियों को ही हम गैंग या आधात्री कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। और ये गैंग मृदा, कंकड़, रेत आदि हो सकते हैं। अयस्क से इन अशुद्धियों को अलग करने को ही अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। अयस्क को सांद्रित करने के लिए निम्न विधि का प्रयोग किया जाता है जो अयस्क तथा गैंग के भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। वो गैंग किस प्रकार का है उसी हिसाब से उसके विधि अयस्क के सांद्रित विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे गुरुत्व या हाइड्रोलिक पृथक्करण विधि। गुरुत्व या हाइड्रोलिक पृथक्करण विधि किसके लिए उपयोग किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। यह विधि भारी अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त की जाती है, या जो भारी अयस्क होते हैं उनके सांद्रण में प्रयुक्त किया जाता है। इस विधि में पीसे गए अयस्क को पानी की तेज धारा में जाता है, जिससे भारी अयस्क नीचे बैठ जाता है, जबकि अशुद्धियां यानी हल्का जो गैंग होता है पानी की धारा के साथ क्या होती है, बह जाती है। सामान्यतः कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है। हेमेटाइट, मैग्नाइट आदि अयस्कों का सांद्रण इस विधि से प्रयोग करते हैं। अयस्क का सांद्रण यह विधि लेविगेशन भी कहलाता है। इस विधि को हम लेविगेशन के नाम से भी जानते हैं। और इनमें भारी अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जैसे फेरस हो गया, लोहा भारी होता है, इसके अयस्कों को बारीक पीस दिया जाता है और उसके बाद तेज धारा में प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण जो अशुद्धि होती है वह झाग के साथ बाहर निकल जाती है। लेकिन जो भारी अयस्क होता है, चूंकि वो भारी होने के कारण वो क्या होता है, पेंदी में बैठ जाता है। ठीक इसी तरह का यह दूसरा प्रयोग किया जाता है फेन प्लवन विधि में। फेन प्लवन विधि में किया जाता है,
इस विधि द्वारा हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जैसे इसमें भारी अयस्क का सांद्रण किया जा रहा था, लेकिन इसमें हल्के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। हल्के अयस्क होने की वजह से या भारी अयस्क होने की वजह से यह पेंदी में बैठ जा रहा था और यह ऊपर तैरेगा। इसके लिए क्या करते हैं, सांद्रण किया जाता है। यह विधि अयस्कों तथा गैंग की सतह की किसी द्रव से भीगने की प्रवृत्ति के अंतर पर आधारित है कि इसकी सतह कितनी भीग सकती है। इस विधि से उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिनका पृष्ठ जल विरोधी तथा गैंग का पृष्ठ जल स्नेही होता है। यानी अयस्क जो होते हैं जल के साथ क्रिया जल्दी नहीं करते, ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जबकि गैंग जो होते हैं जल स्नेही होते हैं, जैसे ही गैंग से क्रिया होगी वो पेंदी में बैठ जाएंगे। ऐसे किसी का हम यहाँ सांद्रत करते हैं। जैसे करते क्या है इसमें, इस विधि में बारीक पीसे अयस्क को जल से भरे एक टैंक में डालकर उसमें थोड़ा सा चिड़ का तेल तथा पोटेशियम एथिल जैंथेट का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम एथिल जैंथेट मिलाकर इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। होता क्या है कि जो हमारा अयस्क है, अयस्क को हम मिलाते हैं और अयस्क को मिलाने के बाद वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही तेज धारा प्रवाहित करते हैं, जो हल्के अयस्क होते हैं वो झाग के रूप में ऊपर हो जाते हैं, सांद्रित अयस्क ऊपर हो जाता है और गैंग जो होता है जमीन पर पेंदी में इसके बैठ जाता है। इसको थोड़ा सा और बेटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चिड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला देते हैं, जिससे इसकी पृष्ठ जो तनाव है वो थोड़ा सा, जो पृष्ठ तनाव है उसको हम क्या कर दें, कम कर दें। इसलिए ऐसा किया जाता है, जिस कारण तेल से भीगे अयस्क के कण झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं, जबकि गैंग जल से भीगकर नीचे बैठ जाते हैं। और जैसे ही तेज धारा प्रवाहित करेंगे झाग बनेगा और झाग का ऊपरी अयस्क जो होता है ऊपर हो जाता है, और थोड़ा सा उसे हटा करके हम क्या करते हैं, हम ऐसी पोर्शन बनाए रहते हैं ताकि झाग धीरे धीरे करके बाहर निकलता रहे। गैंग नीचे जो पेंदी में बैठा है धीरे धीरे करके इधर से निकलता रहे, वायु की मात्रा को हम देते रहें। अब इस विधि को फेन प्लवन अथवा झाग विधि कहते हैं। गैलेना यानी लेड ऑक्साइड, कॉपर पायराइड CuFeS2 तथा जिंक ब्लेंड, जिंक यानी जिंक, लेड और कॉपर के अयस्कों का सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है। यह हल्के अयस्क होते हैं और भारी जो अयस्क होते हैं जैसे फेरस वगैरह होते हैं, उनका गुरुत्व अथवा हाइड्रोलिक पृथक्करण विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। हो गया, पोस्टर लॉक कर दो, बैठ। ध्यान देते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है? यह विधि उन अयस्कों के लिए, ऐसे अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होती है जिनमें अयस्क अथवा उपस्थित गैंग में किसी एक की प्रकृति क्या होती है, चुंबकीय होती है। उसमें हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। यानी या तो अयस्क चुंबकीय होगा, नहीं तो उसमें जो गैंग मिले होंगे, जो अशुद्धि मिली होगी, उसमें से कोई चुंबकीय पदार्थ होगा। तो उसके लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। उदाहरणार्थ, चुंबकीय अयस्क वोल्फ्रामाइट में FeWO4 को कैसीटेराइट SnO2 में इसी विधि का प्रयोग पृथक करने के लिए किया जाता है। इस विधि में बारीक पीसे हुए अयस्क को एक घूमते हुए पट्टे पर डाल देते हैं। देखिए यहाँ रोलर है और ये पट्टे पर घूमते हुए अयस्क के चूर्ण को डाल दिया गया है, यहाँ लगी हुई है और ये पट्टे पर डाल दिया गया। जो चुंबकीय घूर्णक पर लगा होता है, और ये चुंबकीय घूर्णक पर लगा हुआ है, वोल्फ्रामाइट के कण
चुंबकीय प्रकृति के कारण घूर्णक के समीप एकत्रित होते रहते हैं, जबकि SNO2 क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। कहने का यह मतलब है कि जो चुंबकीय अयस्क है वो जब पट्टा घूम रहा होगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति के कारण वह उसे पास में गिराएगा। जैसे ऐसे समझ जाइए विनोइंग प्रोसेस होता है, ओसावन ओसाते हैं ना हम लोग, तो जब पंखी चलती रहती है हम ओसाते हैं तो गेहूं के दाने बड़े होते हैं और वजनदार होते हैं, जिसकी वजह से वो पास में गिर जाते हैं और छोटे जो दाने होते हैं, जो भूसा वगैरह जो उसमें जो भी कंकड़ पड़े होते हैं, वो हवा के कारण कहाँ जाके गिरते हैं, दूर गिरते हैं। फिर उन्हें हम छांट करके क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। सेम उसी विधि की तरह इसका भी प्रयोग किया जाता है। जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो घूर्णक के क्या होता है, पास में गिरता है, और जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, दूर गिर जाते हैं, और इसी वजह से इसे हम अलग कर सकते हैं। अब हम धातुओं को निष्कर्षित करने के जो हमने धातु कर्म प्रोसेस पढ़ा, उसके हिसाब से अब हम धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। धातुएं जो होती हैं क्रियाशीलता के आधार पर कितने तरह की बांटी गई हैं, जो कि हम सक्रियता श्रेणी में भी देखे हैं। अभी क्रियाशीलता के आधार पर यह 3 तरह की होती है। एक होता है उच्च अभिक्रियाशील धातु, दूसरी होती है मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और तीसरी होती है निम्न अभिक्रियाशील धातु। इन धातुओं को निष्कर्षण के लिए जो पद्धतियां हैं उसका एकदम छोटा स्वरूप, संक्षिप्त रूप आपके सामने दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के लिए, फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में, और आखिरी में निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम अयस्क लेंगे। अयस्क को क्या करेंगे, सांद्रित करेंगे। अयस्क का जब सांद्रण हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि अयस्क कौन सा है। क्या अयस्क अगर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इनमें से हुआ तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। अगर मध्यम अभिक्रियाशील हुआ, Zn, Pb, Fe, Ni हुआ तो इस सब क्रियाशीलता का इस धातु कर्म के प्रोसेस का करेंगे, और अगर इनमें से हुआ तो ये प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले पता करते हैं कि कौन सा है। हमें पता चल गया कि यह कौन सा धातु है, उच्च अभिक्रियाशील धातु है। तो उच्च अभिक्रियाशील धातु को क्या करेंगे, गलित धातु के लवण का क्या कराएंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे। हम विद्युत अपघटन कराएंगे, और विद्युत अपघटन कराने के बाद हमें शुद्ध धातु क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यह बहुत कम प्रोसेस में, यानी जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाती हैं, बहुत कम खर्चे में प्राप्त हो जाती हैं। शुद्ध धातुएं बहुत कम चीजें लगती हैं। लेकिन मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को प्राप्त करने के लिए जैसे ही हम अयस्क को सांद्रित करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो कौन सा अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है कि सल्फाइड अयस्क है। कार्बोनेट अयस्क है तो उसका क्या कराएंगे, निस्तापन कराएंगे, और अगर सल्फाइड अयस्क है तो उसका क्या कराएंगे, भर्जन कराएंगे। जैसे ही हम निस्तापन या भर्जन कराते हैं, भर्जन कराने के बाद धातु का क्या प्राप्त हो जाता है, ऑक्साइड। हम लोगों ने धातु कर्म में निस्तापन तथा भर्जन पढ़ा है। निस्तापन तथा भर्जन जो होता है कराने के पश्चात हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। धातु का जब ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है तो हम धातु का क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं, जो कि हमने धातु कर्म के प्रोसेस में देखा। अपचयन कराने के बाद अशुद्ध धातु का क्या शोधन किया जाता है, शोधन किया जाता है। अशुद्ध धातु का शोधन करके हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही हम निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में सल्फाइड अयस्क होते हैं। सल्फाइड अयस्कों का क्या किया जाता है, भर्जन किया जाता है। भर्जन करने के बाद धातु जो होता है अशुद्ध रूप में मिलता है, फिर हम उसे परिष्कृत कर लेते हैं और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। तो अब इन्हीं सारे प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना है। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थान पर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो बात करते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं। कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। अभिक्रियाशील न होने के कारण इनके सल्फाइड अयस्कों का भर्जन करके प्राप्त ऑक्साइडों को गर्म करने पर ही यह धातुएं प्राप्त होती हैं। इनमें से 2 धातुओं का निष्कर्षण हम लोग देख रहे हैं। पहला है मरकरी का निष्कर्षण। पारा यानी जिसे मरकरी कहा जाता है, पारा यह कम क्रियाशील धातु है, जिसका मुख्य अयस्क की अगर हम बात करें तो वो सिनाबार है, HGS। इस अयस्क का सांद्रण करके वायु में गर्म करने पर वह मरकरी ऑक्साइड में क्या होता है, बदल जाता है।
यहाँ हम सिनाबार को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो भर्जन की प्रक्रिया के पश्चात वह ऑक्साइड में बदल जाता है, और जैसे ही ऑक्साइड में बदलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड विमुक्त हो जाती है। मरकरी ऑक्साइड अस्थायी होता है, अतः इसको और अधिक गर्म करने पर वह मरकरी धातु में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। यह मरकरी जो ऑक्साइड है यह अस्थायी यौगिक है, इसलिए इसे थोड़ा सा और हम गर्म कर देते हैं तो हमें मरकरी प्राप्त हो जाता है। यानी अगर हम बात करें तो हम डायरेक्ट सिनेबार को गर्म करते हैं अत्यधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमें मरकरी तथा सल्फर डाइऑक्साइड ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो अस्थायी है, उसे गर्म करना ही पड़ेगा। दूसरे बात करते हैं कॉपर का निष्कर्षण। कॉपर भी निम्न अभिक्रियाशील धातु है। इसका प्रमुख अयस्क कॉपर ग्लांस है, जो वायु में गर्म करने पर यह आंशिक रूप से कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड में बदल जाता है और पुनः कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड को कॉपर ग्लांस के साथ गर्म क्रिया करता है तो वह क्या दे देता है, कॉपर दे देता है। तो हम कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में भर्जित किए हैं तो कॉपर ऑक्साइड मिला, और फिर इसी कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ हम जब गर्म किए हैं तो हमें कॉपर प्राप्त हो गया है। अब हम बात करेंगे मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बारे में। सक्रियता श्रेणी के मध्य में जिंक, फेरस, लेड, कॉपर आदि मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ये प्रकृति में प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना ज्यादा आसान है। अगर हम कार्बोनेट से डायरेक्ट धातु निकालने जाते हैं या सल्फाइड से डायरेक्ट धातु निकालने जाते हैं तो हमें उसका खर्च महंगा पड़ता है और उसका प्रोसेस भी जटिल है। लेकिन अगर हम उसे किसी तरह से बदल दें ऑक्साइड में तो हम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए निष्कर्षण से पहले धातु के सल्फाइड तथा कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदलना जरूरी है। इसीलिए जब भी हम किसी भी सल्फाइड या कार्बोनेट ओर्स को पाते हैं, अयस्कों को पाते हैं, तो सबसे पहले उसको किसमें बदलते हैं, धातु ऑक्साइड में। बात करते हैं भर्जन का प्रोसेस। भर्जन क्या है और निस्तापन क्या है और क्यों इन दोनों की आवश्यकता है। रीजन यह है कि जो भी सल्फाइड अयस्क होते हैं ना, वो भर्जित होने पर किसमें बदलते हैं, जिंक ऑक्साइड में बदलते हैं। और जो भी कार्बोनेट के अयस्क होते हैं वह उनको निस्तापित करने पर वह किसमें बदलते हैं, नहीं, निस्तापित करने पर ऑक्साइड में बदलते हैं। ये तो जिंक उदाहरण लिया गया है आपके लिए। हमने कहा ना कि सल्फाइड और कार्बोनेटों को धातु ऑक्साइड में बदलना है, तो जो भी सल्फाइड के अयस्क होते हैं उनको भर्जित करने पर वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं, और जो भी कार्बोनेट के अयस्क होते हैं उन्हें निस्तापित करने पर वह ऑक्साइड में बदल जाते हैं। जैसे सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से उच्च ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने पर वह ऑक्साइड में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। और उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके पास दे रखा है। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर, भर्जित करने पर वह जिंक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड में बदल गया। यहाँ जिंक सल्फाइड है, उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए हैं और वह जिंक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड में बदल गया है। निस्तापन की बात करते हैं। जिंक के कार्बोनेट अयस्क कैलामाइन को वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ उपस्थिति में और यहाँ अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर यह जिंक ऑक्साइड में क्या होता है, बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। निस्तापन के बारे में हम लोगों ने पीछे धातु कर्म में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बस यहाँ आपको जानकारी के लिए दिया जा रहा है। कैलामाइन जिंक कार्बोनेट है। कार्बोनेट को जब हम निस्तापित किए हैं तो निस्तापित करने के बाद हमें जिंक ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई है। कार्बन के साथ धातु ऑक्साइड का चयन। हम जब भर्जन तथा निस्तापन से जो भी हमारे प्राप्त ऑक्साइड होते हैं, उन ऑक्साइडों का जब अपचयन कराना होता है तो हम कार्बन का प्रयोग करते हैं, कार्बन या कोक का यूज करते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें जिंक तथा कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। ऐसे ही हमें फेरस ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड आदि धातुओं का भी
कार्बन के साथ अपचयित करके धातुओं को क्या किया जा सकता है, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे फेरिक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अपक्रिया कराया गया है तो फेरस तथा कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। लेड ऑक्साइड का कार्बन के साथ अपक्रिया किया गया है तो लेड अलग हो गया है और कार्बन मोनोऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे ही हम टिन ऑक्साइड को कार्बन के साथ अपक्रिया कराए हैं तो हमारा टिन अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया है। ऐसे ही निकेल ऑक्साइड का हम कार्बन के साथ अपक्रिया कराए हैं तो निकेल अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें अपचयित कराने के लिए कार्बन के अलावा किसी और व्यवस्था का भी हमें ध्यान देना हो तो हम क्या करते हैं, तो ऐसे में हम विस्थापन अपक्रिया का हेल्प लेते हैं, जिनमें कार्बन को हम अपचायक के रूप में नहीं लेते। कार्बन वहां अपचायक के रूप में दूसरी विधि में हम अन्य धातु के साथ धातु ऑक्साइड का अपचयन भी कराया जा सकता है। ऐसे में हम कौन से धातु लेते हैं, तो अपचायक के रूप में हम सक्रिय धातुओं को लेते हैं, ताकि सक्रिय धातु क्या करते हैं, कम अपक्रियाशील वाले धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं आसानी से और हमें शुद्ध यौगिक प्राप्त हो जाता है, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। कार्बन, जैसे अगर मान लीजिए हमने बात किया कि कार्बन का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयित करने के अलावा विस्थापन अपक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है धातु को अपचयित करने के लिए। तो अधिक अपक्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अपक्रियाशील वाली धातुओं को उनके यौगिकों से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। चलिए इसका एक हम रासायनिक समीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं मैग्नीज ऑक्साइड है। मैग्नीज ऑक्साइड एल्युमिनियम के जैसे ही कांटेक्ट में आता है, एल्युमिनियम चूर्ण के साथ कांटेक्ट करता है तो मैग्नीज अलग हो जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसके इस प्रक्रिया को, चूंकि इस प्रक्रिया जैसे ही होती है इसमें बहुत ढेर सारा उष्मा निकलता है, तो इस प्रक्रिया को हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और इस अभिक्रिया को गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइड प्रक्रम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी Fe2O3 तथा एल्युमिनियम चूर्ण की अभिक्रिया द्वारा रेल की पटरी तथा मशीन के पुर्जों की दरारों को जोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसे गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइड प्रक्रम भी कहा जाता है। बोर्ड पेपर्स में इसे दूसरे वे में आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि अन्य धातुओं को चयन के अलावा, जैसे पूछता है कि गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइड प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, या एल्यूमिनोथर्माइड प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। तो आप वहां ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी ऑक्साइड का अपचयन होता है, धातु ऑक्साइडों का अपचयन होता है, तो अपचयन कराने के लिए या तो हम कार्बन का उपयोग करते हैं और नहीं तो कार्बन के अलावा अगर कार्बन हम नहीं उपयोग करना चाहते तो हम अन्य अभिक्रियाशील धातुओं का भी, जो सक्रिय हमारी धातुएं हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हम एल्युमिनियम चूर्ण के साथ उसका प्रयोग करा रहे हैं तो एल्युमिनियम चूर्ण के साथ जो बनता है उसे ही गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइड प्रक्रम भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, फेरस ऑक्साइड को हम एल्युमिनियम के साथ किए हैं तो फेरस अलग हो गया है और एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया और उष्मा हमें प्राप्त हुई है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें अधिक अपक्रियाशील धातु कम अपक्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। अब हम पढ़ेंगे, यह मध्यम अपक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बारे में बात थी। अब हम पढ़ेंगे अधिक सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर, यानी यहाँ हमने उन्हें पढ़ा कि सबसे नीचे वाले धातुओं का कैसे निष्कर्षण होता है। उसके बाद हमने मध्यम अपक्रियाशील धातुओं के बारे में पढ़ा। अब उच्च अपक्रियाशील यानी सबसे ऊपर स्थित धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सक्रियता श्रेणी में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जैसी धातुएं सबसे अधिक अपक्रियाशील धातुएं होती हैं। इन धातुओं को इनके यौगिकों से अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अपचयन के लिए हमें, क्योंकि यह बहुत अपक्रियाशील होती हैं तो उससे पहले ही, जबकि हम अपचयन कराएं उससे पहले यह अपक्रियित हो जाती हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड को कार्बन अपचयित नहीं करता, क्योंकि इन धातुओं का आकर्षण कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होता है, जिसके कारण इसलिए इन्हें विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा इन्हें हम अपचयित करते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों या ऑक्साइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। धातुएं कैथोड पर निक्षेपित होती हैं तथा जो अन्य धातुएं होती हैं, जो अन्य टर्म होते हैं, जैसे क्लोरीन गैस हो गया, वो एनोड यानी धनावेशित इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है।
इन्हें विद्युत अपघटनी विधि द्वारा हम अलग करते हैं। और विद्युत अपघटनी विधि का हम जैसे ही इस टर्म के बाद हम विद्युत अपघटनी विधि का ही यूज देखेंगे और कैसे किस तरह कराया जाता है और किन किन धातुओं का कराया जाता है। अब हम जैसे देखिए सोडियम धातु का निष्कर्षण दिया है, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण दिया है, पेपर में पूछा भी जाता है सोडियम धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे या एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो ये जो चूंकि हम पहले ही समझ गए हैं कि अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, सक्रिय धातुएं हैं, तो इनका जो है हम विद्युत अपघटनी विधि द्वारा ही इनका निष्कर्षण किया जाता है। जैसे सोडियम धातु के निष्कर्षण के बारे में हम बात करते हैं। विद्युत अपघटनी विधि में से गलित सोडियम क्लोराइड को NaCl को विद्युत अपघटन करने के लिए कैथोड धातु पर सोडियम तथा एनोड पर क्लोरीन प्राप्त हो जाती है। जैसे ही हम विद्युत अपघटन में गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो हमारा जो सोडियम होता है वह कैथोड पर और जो क्लोरीन होता है वह एनोड पर प्राप्त हो जाता है। कैथोड पर देखिए सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है तो सोडियम का अपचयन हो गया है और एनोड पर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो उसका ऑक्सीकरण हो गया है। इसी प्रकार गलित मैग्नीशियम क्लोराइड का भी विद्युत अपघटन विधि द्वारा हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं कि कैथोड पर जो हमारा विद्युत अपघटन विधि में जो हमारा इलेक्ट्रोड और कैथोड होंगे उसमें कैथोड पर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन आपका त्याग किया है और वहीं क्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। इसी प्रकार आप कैल्शियम तथा पोटेशियम जैसी धातुओं का भी गलित अवस्था में प्रयोग कर सकते हैं। इसी विद्युत अपघटनी विधि द्वारा हम एल्युमिनियम धातु का भी निष्कर्षण करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एल्युमिनियम धातु को एल्यूमिना से प्राप्त किया जाता है। हम ये बात जानते हैं एल्यूमिना बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण द्वारा होता है। एल्यूमिना जो है बॉक्साइड अयस्क से सांद्रित किया जाता है। शुद्ध एल्यूमिना विद्युत का कुचालक होता है। अगर एल्यूमिना की बात करें तो शुद्ध जो प्योर एल्यूमिना होती है वो नॉन कंडक्टर मटेरियल होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जब वह शुद्ध होता है और 2000 डिग्री सेल्सियस पर वह पिघलता है एल्यूमिना, जबकि एल्युमिनियम का क्वथनांक 1800 डिग्री सेल्सियस ही होता है, जबकि एल्युमिनियम 1800 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल जाता है। शुद्ध एल्युमिना के विद्युत अपघटन करने के लिए एल्युमिनियम को वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब भी हम एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं तो एल्युमिना को क्या करते हैं, इतने हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं कि वह एल्युमिनियम वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाए। अतः इसके गलनांक को कम करने के लिए इसमें गलित क्रायोलाइट तथा कुछ मात्रा में फ्लूअस्पर CaF2 मिलाते हैं। क्रायोलाइट तथा फ्लूअस्पर मिला देते हैं ताकि यह बहुत ज्यादा वाष्पित होकर के बाहर न निकले, क्योंकि हम जब एल्युमिना को 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो 1800 डिग्री सेल्सियस पर ही एल्युमिनियम का क्वथनांक होता है। तो 18 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस अभी भी टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा वाष्प के रूप में बदल करके बाहर न निकल जाए, इसके लिए हम क्रायोलाइट तथा फ्लूअस्पर का उपयोग कर देते हैं, जहां से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है तथा उसका गलनांक लगभग 900 डिग्री सेल्सियस। अतः इसकी उपस्थिति में जब फ्लूअस्पर मिला देते हैं, अतः इसकी उपस्थिति में एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक हो जाता है तथा उसका गलनांक 900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसलिए विद्युत अपघटन के लिए इस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जब भी विद्युत अपघटन एल्युमिनियम का कराएंगे तो पहले यह मिश्रण प्राप्त करेंगे। गलित एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने के लिए एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है तथा कैथोड पर एल्युमिनियम तथा एनोड पर हमारा ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। तो यानी एल्युमिनियम को जब निष्कर्षित करेंगे तो इसमें थोड़ा सा प्रक्रम आपको क्या करना होगा कि जो आपका एल्युमिना होगा उससे हम पहले एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होगा उसके बाद हम कराते हैं विद्युत अपघटन की प्रक्रिया। एल्युमिनियम के मामले में थोड़ा सा प्रक्रम अलग है। अब जैसे ही हम विद्युत अपघटन पर आते हैं तो विद्युत अपघटन पर कैथोड पर जो रिएक्शन होगा वो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एनोड उतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हमारा एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा शुद्ध रूप में। तो यह जो थे आपके सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण प्रक्रम था, जिसमें हम लोगों ने सोडियम धातु का निष्कर्षण और एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण पढ़े हैं। इसके बाद हम विद्युत अपघटनी विधि
का प्रयोग पढ़ेंगे कि विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है और कैसे इन दोनों के निष्कर्षण में सहायता करती है। परिष्करण की बात करते हैं, धातुओं का परिष्करण, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। धातु कर्म की विधियों से प्राप्त धातुओं में अशुद्धियां पाई जाती हैं, अतः अशुद्ध धातुओं को शुद्धिकरण को परिष्करण या शोधन कहते हैं। कहा जा रहा है कि जैसे ही मान लीजिए धातु कर्म की विधियों से जो भी धातु प्राप्त हो रही हैं उनमें अशुद्धियां पाई जा रही हैं, और वो जो अशुद्धियां पाई जाती हैं तो उनका शोधन होना अति आवश्यक है ताकि शुद्ध रूप से वो हमें प्राप्त हो सके। इन अशुद्धियों को दूर करने की अनेक विधियां हैं जो कि धातु की प्रकृति तथा उसमें उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करती हैं। उसमें से कुछ विधियां प्रमुख हैं और उनमें से 3 विधियां आपके सामने रखी गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द्रवण विधि की, लिक्विफिकेशन मेथड। टिन, लेड, बिस्मिथ, जिंक आदि धातुओं का शोधन इस विधि द्वारा किया जाता है। यह विधि विभिन्न गलनांकों पर आधारित है। धातुओं के मिश्रण को गर्म करने पर सबसे पहले कम गलनांक वाली धातु सबसे पहले द्रवित हो जाती है तथा इस गलित मिश्रण में से एक तिरछे तल पर रखते हैं जिससे गलित धातु बह जाती है और शेष ठोस वहीं रह जाती है। कहने का यह सेंस है कि जब भी हम द्रवण विधि का उपयोग करते हैं तो हमें पता है कि अगर अशुद्धि 2 प्रकार की है तो उसमें से किसी एक का गलनांक अधिक और एक का कम होगा। तो जिसका गलनांक कम होता है जब हम उसे द्रवित करते हैं तो द्रवित करने पर हम उसका पोर्शन थोड़ा सा तिरछा रखते हैं ताकि गला हुआ पदार्थ जो है आसानी से बाहर आ जाता है और ठोस उसी में बच जाता है। दूसरी विधि आसवन विधि है, डिस्टिलेशन मेथड। इस विधि द्वारा वाष्पशील धातुओं जैसे मरकरी, जिंक तथा कैडमियम आदि का शोधन किया जाता है। इस प्रकार की धातुओं को गर्म करने पर वाष्प को संघनित करने पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है तथा शुद्धियां रह जाती है। कह रहा है कि इसमें जो है आपके आसवन विधि का उपयोग करने का मतलब यह है कि कम गलनांक वाली जितनी धातुएं हैं जैसे मरकरी है, जिंक है, कैडमियम है, इनका शोधन इस विधि द्वारा किया जाता है। हम इसे इतने हाई टेम्परेचर पर रखते हैं ताकि ये वाष्पित होकर के बाहर चली आए और शुद्धि हमारी पात्र में ही बची रहे। और तीसरी विधि जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, विद्युत अपघटनी विधि, यह परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, तो इस विधि के बारे में हम बात करते हैं। धातुओं के शोधन की इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इस विधि में अशुद्ध धातु का मोटा एनोड तथा शुद्ध धातु का पतला कैथोड बनाते हैं तथा इसमें धातु के लवण का जलीय विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। कह रहा है कि शुद्ध धातु का, इसमें ध्यान दीजिएगा, यह फिगर यहां पर बना हुआ है, जो अशुद्ध धातु का मोटा एनोड का रूप काम करता है, यानी यह अशुद्ध धातु है और शुद्ध धातु को कैथोड के रूप में हम लेते हैं। और फिर जिस धातु, जो भी धातु का हमारा संशोधित करना है, उसी धातु का हम लवण इसमें लिक्विफिकेशन के तौर पर इसमें डाल देते हैं, लिक्विड के तौर पर, एज अ इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य के तौर पर। विद्युत अपघटन कराने पर एनोड घुलने लगता है तथा विलयन से शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है और अशुद्ध धातु जल में घुलनशील अशुद्धियों के विलयन में हो जाती है, जबकि अघुलनशील अशुद्धियां एनोड के पास नीचे जमा हो जाती हैं, जिन्हें एनोड मड कहा जाता है। इस विधि द्वारा कापर, एल्युमिनियम, सिल्वर, सोना, जिंक, लेड आदि धातुओं का शोधन किया जाता है। कहा जा रहा है कि इसको ध्यान से समझिएगा, जो आप विद्युत अपघटन के लिए आप यहाँ इस फिगर को ले सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जो अशुद्ध धातु जो होती है उसका मोटा एनोड के रूप में लिया जाता है और जो शुद्ध धातु का छड़ होता है उसे कैथोड के रूप में लिया जाता है। और जिस भी धातु का आप शोधन कर रहे हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आपको किसी लिक्विड की जरूरत होगी और आप उस लिक्विड के तौर पर, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, उसी धातु का कोई लवण ले सकते हैं। जैसे कापर है तो कापर सल्फेट का सोल्यूशन ले लीजिए, मान लीजिए लेड है तो लेड सल्फेट का सोल्यूशन ले लीजिए। आप कोई भी एक सोल्यूशन ले सकते हैं इसमें यूज करने के लिए। और जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रोलिटिक का प्रोसेस कराते हैं, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित होती है उसमें विलयन में एनोड जो होता है ना घुलने लगता है, जो अशुद्ध धातु होती है वो घुलने लगती है और जो शुद्ध धातु पर है वह शुद्ध धातु जो है कैथोड पर जमा हो जाती है।
इस विधि, यह विधि जो आपकी कराई जा रही है, यह घुलनशील अशुद्धियां, अब उसमें दो तरह की अशुद्धियां होती हैं, एक घुलनशील होती है तो वह तो उसी लिक्विड में जो लवण हमने मिलाया है उसमें घुल जाती है, और जो अशुद्ध धातु जो विलयन होते हैं या जो अशुद्ध, हम ऐसे कहते हैं कि अशुद्ध पदार्थ होते हैं, वो एनोड मड के रूप में नीचे जमा हो जाते हैं, जो घुलनशील नहीं होते हैं और घुलनशील लवण में घुल जाते हैं और शुद्ध पदार्थ हमारा कैथोड पर जमा रहता है। अब हम विद्युत अपघटनी द्वारा कापर के परिष्करण के बारे में बात करेंगे। अतः कापर धातु का परिष्करण इसी विधि द्वारा होता है। कापर की अशुद्ध मोटी पट्टी को एनोड बनाते हैं तथा शुद्ध कापर की पतली पट्टी का कैथोड बनाते हैं। जो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि एनोड का कापर की अशुद्ध मोटी पट्टी को एनोड बनाया गया है और शुद्ध कापर की पतली पट्टी को कैथोड बनाते हैं। कापर सल्फेट के जलीय विलयन का थोड़ा सा तनु H2SO4 भी उसमें मिला देते हैं, जो विद्युत अपघटन का कार्य करता है। करा कि इसमें हमने अभी बात की कि जो भी धातु होगा उस धातु का हमें लवण मिलाना होगा ताकि वह धातु अपघटे का विद्युत अपघटन का काम कर सके। एनोड पर कापर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके विलयन कापर आयन का विलयन बन जाता है, जो कि अशुद्ध एनोड सब पर होती है। कापर 2+ आयन कैथोड की ओर गमन करते हैं। जो कापर के 2 आयंस हैं हमारे यहाँ, जो Cu2+ बना है, वह कैथोड की ओर गमन करते हैं तथा अपचयित होकर शुद्ध कापर कैथोड पर जमा हो जाते हैं। वहीं अगर हम कैथोड पर की बात करें तो कापर सल्फेट का 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके कैथोड पर यह जमा होता है, जैसा कि हमने अध्याय 1 में पढ़ा है। नहीं, ये आपके कैथोड पर हुई अपक्रिया का है और यहाँ पर आपके एनोड पर हुई अपक्रिया का है, ये रिएक्शन है। अब हम संचारण के बारे में बात करते हैं। संचारण के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात कर चुके हैं इस विषय पर कि संचारण कब और कहाँ होता है। जैसा कि हमने अध्याय 1 में पढ़ा था कि जब भी कोई भी धातु नमी अथवा आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उस पर वह उसके साथ क्रिया कर लेती है, आर्द्रता के साथ या नमी के साथ या वायु के साथ क्रिया कर लेती है तथा क्रिया करने के बाद वह प्रदूषण के कारण विभिन्न गैसों से अपनी सतह पर एक नया यौगिक बनाती है। इससे धातु की चमक समाप्त हो जाती है। अतः वायु एवं जल की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे क्षरण होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने की भी प्रोसेस के बारे में हमने बात किया था कि वायु तथा जल के कारण लोहे की सतह पर भूरे रंग की एक पपड़ी जमने लगती है, जिसे हम जंग कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है, इसे आयरन ऑक्साइड हम बताते हैं। और ध्यान दीजिए इसके रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा Fe है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ जल है। यहाँ ऑक्सीजन ये टोटल रिएक्शन करने के बाद हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। लोहे पर जंग लगने के लिए नमी तथा वायु का होना आवश्यक है। तो संचारण के बारे में हम लोगों ने पीछे भी बात किया था। हमारा इंपॉर्टेंट पेपर में इस समय जो बोर्ड पर आपके है उसमें विद्युत अपघटनी विधि बेहद इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में आपके पूछे भी जाते हैं। संचारण के हम लोगों ने सिर्फ संचारण की डिफिनीशन जानी थी और वो कैसे होता है। लोहे पर जंग के बारे में बात किया था, या अन्य धातुओं के साथ आर्द्रता अथवा नमी के कारकों के बारे में बात किया। लेकिन आज हम लोग न केवल संचारण के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, बल्कि संचारण से सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं इसके बारे में। तो संचारण से सुरक्षा, प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन, एनेमल से भी हम इसका कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, एनेमल क्या है? लोहे की सतह पर रंग रोगन की परत जमाकर जंग लगने पर नियंत्रण किया जाता है। बर्नों, बसों, कारों, स्कूटर, मोटर, साइकिल, खिड़कियों, रेलगाड़ियों आदि पर एनेमल की तह जमाई जाती है। एनेमल की तह जमाने का सेंस यह है कि हम किसी भी अन्य धातु की, ऐसे हम कह लें कि हम एक परत चढ़ा देते हैं जिसकी वजह से वह जंग धातुओं पर नहीं लगता। हम धातुओं पर तेल या ग्रीस लगाकर भी, तह लगा करके भी हम उसे जंग संचारण से बचा सकते हैं। यदि लोहे पर तेल या ग्रीस की परत जमा दें तो नम वायु लोहे के संपर्क में नहीं आता, जिससे जंग नहीं लगता। और मशीनों के पुर्जों पर ऐसा ही किया जाता है और मशीनें अत्यधिक दिनों तक चलती हैं। गैल्वेनीकरण, यह एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है और यह पेपर में पूछा भी जाता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। जस्ता मतलब यहाँ जिंक से लेना देना है आपका। पतली परत चढ़ाई जाती है। इस विधि से लोहे की बाल्टियों, टबों, ड्रमों, लोहे की चादरों, जंग से रक्षा की जाती है। क्योंकि जिंक क्रियाशील धातु है और वायु से क्रिया करती है, इसलिए जिंक की सतह जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, जो कि कठोर होती है।
और जिंक की सतह नष्ट हो जाने पर यह यशदे लेपित वस्तु सुरक्षित रहती है, क्योंकि जिंक Fe2+ को Fe में परिवर्तित कर देता है। रीजन यह है कि जब हम किसी भी लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ाते हैं या गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में हम जिंक या हम ऐसे कहें कि जस्ते की जब परत चढ़ाते हैं तो जस्ता जो होता है, हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की अगर हम बात करें तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे से ऊपर पाया जाता है, जिसके कारण वह अधिक क्रियाशील है। जैसे ही ऑक्सीजन अथवा नमी के संपर्क में वह आता है, जिंक लोहे से पहले खुद ही ऑक्सीकृत हो जाता है और वह उसे जंग से बचा लेता है। विद्युत लेपन से हम या इससे भी हम संचारित धातुओं को संचारित होने से बचा सकते हैं। लोहे की सतह पर निकल, क्रोमियम आदि धातुओं की पतली परत चढ़ाई जा सकती है, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा हम यह चढ़ाते हैं। वाहनों के रिम, हैंडल, बम्पर आदि की रक्षा इसी प्रकार की जाती है। आप गाड़ियों में ध्यान देंगे तो उनके जो रिम होते हैं, हैंडल होते हैं, बम्पर होते हैं, उन पर हम दूसरे धातुओं की भी परत चढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे मिश्र धातुओं के बारे में। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु अथवा अधातु के साथ मिलकर बनाया गया समांगी मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाता है। या तो हम दो धातुएं लेते हैं या एक धातु या एक अधातु होता है, इससे मिलकर के अगर कोई समांगी मिश्रण बन रहा है तो उस समांगी मिश्रण को ही हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील, टाका, पीतल, कांसा, बेल मेटल, मुद्रा धातु, जर्मन सिल्वर, कृत्रिम सोना आदि, ये सब के सब क्या है? मिश्र धातुएं होती हैं। मिश्र धातुओं को तैयार करने से पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है। इनके बाद दूसरे तत्वों को इनमें एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और फिर इसे कमरे के ताप पर ठंडा कर दिया जाता है। जब भी मिश्र धातु बनाते हैं तो मूल धातु को हम गलित अवस्था में लाते हैं और फिर दूसरी धातु को हम उसमें मिला देते हैं और फिर उसे कमरे के ताप पर ठंडा कर लेते हैं, तो हमें मिश्र धातु प्राप्त हो जाता है। मिश्र धातु के भौतिक गुण उसके अवयवी तत्वों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अगर मान लीजिए हमने एल्युमिनियम लिया है तो एल्युमिनियम का अगर हमने मिक्सचर लिया तो वह मूल तत्व से बिल्कुल भिन्न होगा। मिश्र धातु में उनके अवयवी तत्वों की कठोरता, आघातवर्धनीयता, तन्यता, शक्ति आदि सभी मूल धातुओं से बढ़ जाती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, स्टील में लोहा और कार्बन होता है। यह जहाजों, भवनों तथा यातायात के साधनों के निर्माण में आता है। पीतल में तांबा 80% और जिंक 20% होता है। यह बर्तन, फिटिंग, नट, बोल्ट नट बोल्ट आदि बनाने के काम में आते हैं। बात करते हैं टाका, जो कि जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका होता है। इसमें सीसा 50% और टिन 50% होता है। और यह जो होता है घंटियां, जेवर, मूर्तियां आदि, इन सब चीजों के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। गन मेटल, तांबा, टीन और जस्ते का कंबाइन होता है। यह मशीनों तथा वाहन तथा गियर आदि के बनाने में भी किया जाता है। तो यही मिश्र धातुएं थी। धातु और अधातु का आपका पूरा कंपलसरी चैप्टर यूपी बोर्ड का खत्म हुआ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर किसी तरह का कोई भी डाउट हो, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।